कि 100 रुपए का सिक्का आ रहा है, 100 रुपए का सिक्का आ रहा है, तैयारी तो हुई लेकिन रुक गई थी बात। आज प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। मुझे लगता है कि तस्वीर अद्भुत अनोखी है। धरती पर कोई ऐसा पंथ नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जहां विश्व का कल्याण हो, गौ माता से लेके पक्षियों का, प्राणियों का कल्याणों की बात की जाती हो। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मुझे लगता है कि मैसेजिंग वहीं से था कि क्या कुछ होने वाला है। ये जेएनयू का वीडियो है जो भारत विरोध का सबसे प्रमुख अड्डा हुआ करता था और उस जेएनजी का अड्डा हुआ करता था जिस जेएनजी के जरिए देश जलाने की। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। आरएसएस विजयादशमी कल है, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत की। कि ऐसा अधर्म पर धर्म की जीत हो रही है अब की बार संघ के शतक लगने के साथ ही भारतीय सिक्के पर उकेरा गया है आरएसएस को। उस हाफ पैंट में आरएसएस है, जिस हाफ पैंट को एक तरह से गाली का प्रतीक बना दिया गया था, वो 100 रुपए के नोट में होगा। और तय सी बात है कि 100 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा चलन में होगा। और मुझे लगता है संभवतः 100 रुपए के सिक्के का नए सिक्के पर के बनने पर संभवतः शायद इसीलिए रोक था। मुझे ऐसा लगता है, अनुमान में कर सकता हूं कि 100 रुपए का सिक्का आ रहा है, 100 रुपए का सिक्का आ रहा है, तैयारी तो हुई लेकिन रुक गई थी बात। आज प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। मुझे लगता है कि तस्वीर अद्भुत अनोखी है। प्रधानमंत्री हैं और संघ के जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय जी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं साथ में, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, आज आम लोगों को भी पता चलेगा कि कांडी केजरी का यहां से जाने का मतलब क्या है। दिल्ली एक शहरनुमा राज्य है, लेकिन उसके मायने क्या हैं। आज जब इतना बड़ा आयोजन था तो दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ है। ये सिक्का है, इसके कई विपरीत, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, कई गलत ढंग से तस्वीरें जो इस सिक्के का की तस्वीर आ रही है, यही असली सिक्का है। उस सिक्के में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गलत ढंग से लिखा गया है, संघ मंत्र उसमें नहीं है। और ये पूरी तरह से स्वयंसेवक, सर सिक्के पर हाफ पैंट वाला स्वयंसेवक और भारत माता। कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप इस देश को। मनीष जी, कितना नहीं, बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। उल्लेखनीय परिवर्तन है और कल्पना के बाहर का परिवर्तन है। और सबसे खास बात, जो इस देश के शासक हैं उनकी सोच का परिवर्तन है। आज जब 100 साल का संघ हुआ है और संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्का जारी किया है, तो इस पे हो सकता है डॉक्टर हेडगेवार की फोटो बनवा देते, वो गुरु गोलवलकर की बनवा देते, या किसी और ऐसे व्यक्ति बनवा देते थे जो संघ का प्रमुख व्यक्ति रहा हो या भाजपा का कोई बड़ा नेता रहा हो। उन्होंने प्राथमिकता दी है भारत माता को, भारत माता की उसमें फोटो छपी है, किसी और की फोटो नहीं है। तो ये अपने आप में उन्होंने अन्यथा कांग्रेसियों का हम लोगों ने चरित्र देखा, भी हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये बेहतरीन स्मारक जो है जारी किया है। और वास्तव में इसकी अभी फिलहाल तो ये सिक्का ब्लैक में बिकेगा। मैं अब आज तो नहीं हो पाया, कल छुट्टी रहेगी, परसों मैं भी इस सिक्के को लूंगा। ये बड़ा कीमती सिक्का है और ये बड़ा यादगार सिक्का होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्यों यादगार होगा? क्योंकि संघ के जो 100 साल पूरे हुए हैं, ये मनीष जी सामान्य किसी संगठन के 100 साल की यात्रा नहीं है। ये अद्भुत यात्रा है। और हिंदुस्तान में तो खैर अब वो समय आ गया है, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में शोध होगा संघ की 100 साल की यात्रा पे। क्या इतनी विपरीत परिस्थितियों में बिना टूटे, बिना डिगे कोई संगठन इतना सफलतापूर्वक चल सकता है? मतलब 100 साल जब आज पूरे हो रहे हैं, तो उसमें से अब 78 साल अंग्रेजों के समय में शायद इतना अत्याचार नहीं हुआ होगा जितना संघ के खिलाफ अब साजिशें हुई, अब जो है मिटा देने की कोशिशें हुई, बाकायदे बैन लगाया गया। और किस तरह से क्या भाषा बोली जाती, सब लोग देख रहे हैं इसको, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद सफलतापूर्वक, और ऐसी सफलता कि दुनिया उस पर चौंक रही है, दुनिया उस पर चौंक रही है कि आज जरा देश का प्रधानमंत्री कौन है मनीष जी? संघ का एक प्रचारक है, पूर्णकालिक प्रचारक जो कह सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी। या इससे पहले, आज से करीब करीब 27-28 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, तो अटल बिहारी वाजपेयी संघ का प्रचारक। तो संघ का प्रचारक आज देश की कुर्सी पे है, पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में इस समय कीर्ति फैल रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उनके विषय में इस आज क्या बोलूँ? तो ऐसा उत्पाद एक तरह से संघ ने तैयार किया है और जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसा कौन-सा संगठन है जहाँ पर एक नहीं 2-2 हिंदुस्तान के 2-2 प्रधानमंत्री निकले, कोई दो जोर दबाव से या कोई अन्य तरीके से नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश की पहली पसंद बन के उभरे हैं। अटल जी भी जब बने थे तो पहली वो देश की पहली पसंद बने थे और आज प्रधानमंत्री मोदी भी जब बने तो पहली पसंद बने हैं देश की। और इस तरह से वो बैठे और वो तो लगातार 3 हैट्रिक मार चुके, 3 बार वो जीते हैं देश के प्रधानमंत्री पद का। कुर्सी कह लीजिए, उसकी संघर्ष को कह लीजिए, उसके चुनाव को कह लीजिए। तो संघ की ये जो यात्रा है ये अद्भुत है कि 78 साल तक एक एक संगठन जिसको विरोध नहीं हुआ मनीष जी, संघ को हुँ। मिटा देने की कोशिश है, मिटा देने की। और उसके बाद वो 100 साल बाद आज वो अपनी किस स्थिति में है कि सबसे शक्तिशाली स्थिति में है आज की तारीख में। तो कुछ तो बात है इसके अंदर, खास बात है जो जो इसको जानने वाले या जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो ही परिचित होंगे, बाहर से लोग अपना आकलन कर सकते हैं, जैसे अंधे का हाथी। उस तरह से आपको कोई भी आदमी इसके बारे में बात करेगा, जो संघ के अंदर रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन दिया है, वही इसके बारे में जान सकता है कि इस सफलता की वजह क्या है, इस सफलता की कुंजी क्या है। लेकिन आज मैं जो दर्शकों को कहूँगा कि आज मैं ज़रा दूसरे बारे में बात करूँगा। तो संघ की ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये हिंदुस्तान नहीं मनीष जी, दुनिया में शायद इकलौता संगठन है, इकलौता। एक तो ऐसे संगठन ही बहुत कम हो गए, इकलौता संगठन है कि जिसकी 100 साल की यात्रा हो गई और जो टूटा नहीं, जिससे निकल कर कोई नया संगठन बना नहीं। एक संगठन चलता रहा और लगातार चलता रहा और आज 1925 से 2025 में आ गई, ये एक अद्भुत चीज़ है। और सबसे खास बात कि इसने जो अपना दूसरा संगठन तैयार किया, जिसे भाजपा के नाम से हम जानते हैं, पहले जनसंघ के नाम से जानते थे, उसमें भी आज तक कोई टूट नहीं। उससे निकल कर तो गए, इक्के-दुक्के 2 एक उदाहरण है जो छोड़ के गए, लेकिन वो पार्टी नहीं बना पाए और ना वो कहीं टिक पाए। भाजपा से टूटकर कोई दूसरी भाजपा आज तक नहीं बनी है। ये संघ की दूसरी उपलब्धि है और मैं इसको क्यों कह रहा हूँ उपलब्धि है, कि जो कांग्रेसी बड़ी छाती पीटते हैं कि कांग्रेस, 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 1885 में कांग्रेस बनी और आज 2025 में जब खड़ी है, तो 8 बार टूटी है, 8 बार। 8 उसके विभाजन हो चुके हैं, 8 उसके, तो उसको कितना समय हुआ है? समझिए अगर आप 1850 से जोड़ लें, तो उसको 140 साल हुए। 140 में 8 बार और संघ हो या भाजपा, एक बार भी विभाजन नहीं रही है, दोनों का अंतर है। और वो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो बड़े अद्भुत विभाजन हुए हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज का विषय नहीं है वो। उसके अलावा मनीष जी मैं एक वाशी में जहाँ संघ का कार्यालय है, वहाँ पे एक बड़ी अद्भुत चीज़ मैंने देखी कि शिक्षा के बारे में तो लोग जानते हैं कि शिक्षा के तो कुछ करीब-करीब 35-40 हज़ार स्कूल चल रहे हैं इनके। अगर आप डिग्री लेवल पे आ जाइए तो 50 से ज़्यादा इनके कॉलेज हैं, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी स्तर के हैं। ये सब संघ के ज़रिए चला, जो क्या कहूँ उसको मनीष जी, अरे जो सेवा इनका भारती। सेवा भारती नहीं मनीष जी, इनका स्कूल चलते हैं संघ के, उसको कुछ और बोलते हैं, इसका उसका कुछ और नाम है। शिशु सेवा मंदिर, भारती तो सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, 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 सरस्वती शिशु मंदिर। तो सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा डिग्री कॉलेज तक की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज हैं, लेकिन इसके अलावा जो इनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो मनीष जी कैंप लगता है, आरएसएस के डॉक्टर आके बैठते हैं, वो हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं और वो सारी तरह की दवा देते हैं, निःशुल्क देते हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं, जाँच भी करते हैं। और मैं उसको पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहा हूँ, ये भी बता दूँ दर्शकों से। और उसमें जो मरीज़ दिखाने आते हैं, उसमें करीब-करीब 90% मुसलमान होते हैं। ये सच है आरएसएस का। लेकिन वो वही लोग हैं जो बाद में जाके गाली बकते होंगे, निश्चित है। अन्यथा अगर ये इतना उनको विश्वास उनकी दवा पे है, तो उनको अगर इतना ही विश्वास उनको आरएसएस पे भी होता, तो ये स्थिति ना होती जो आज हम बरेली में देख रहे हैं। तो ये आरएसएस एक तरह से ये मैंने इसलिए आपको उदाहरण बताया कि आरएसएस जो कहा जाता है निस्वार्थ सेवा, तो आरएसएस को क्या नहीं मालूम है कि ये हमारे कितने शुभचिंतक हैं या कितना हमारा भला चाहते हैं, या यहाँ से जाकर हमको ये गाली देते होंगे या आशीर्वाद देते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी पूरी सेवा होती है, उनको पूरी जाँच-पड़ताल होती है, उनको फ्री दवा दी जाती है। ये आरएसएस का ये जो चरित्र है, इस वजह से 100 साल उसने अपने गुज़ारे हैं और अब आगे यात्रा चले, आगे अनंत काल तक चले। बिल्कुल, और इसीलिए आज ये दिखता है कि जब भारत का एक प्रधानमंत्री जो पूर्णकालिक प्रचारक है,
पूर्णकालिक, जिसने अपने सब कुछ छोड़ दिया, पूर्णकालिक प्रचारक और प्रचारक, इनकी 2 व्याख्या है। उसके बाद भारत की राष्ट्रपति भी उसी संस्था से आती हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी संघ के स्वयंसेवक हैं। जिन लोगों ने संघ को इतना बड़ा खलनायक बनाया, मैं इसीलिए कह रहा था, जिस हाफ पैंट को एक मजाक बनाते थे, हाफ पैंट वाले, 100 रुपए के सिक्के में वो हाफ पैंट वाला होगा। ये बताएगा संघ के संघर्ष को, संघ के समर्पण को। और जो एक बहुत बड़ी बात, जो आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि पहली बार भारत के सिक्के पर भारत माता है। मतलब सोचिए, इस बात के लिए कभी सोचा ही नहीं गया। उकेरा गया नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, कोई ऐसा बचा नहीं है। बस अब सोनिया भी आ ही गई होती जिंदा में, राजीव भी हैं, इंदिरा भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी तो हैं ही हैं। ये सबसे ज्यादा सिक्का हम लोग तो अपने जनरेशन में सबसे इंदिरा का सिक्का देखा है। सचमुच आपने कहा कि ये चाहते तो संघ के डॉक्टर हेडगेवार होते, गुरुजी होते, कोई संघ प्रमुख हो जाता, लेकिन उन्होंने भारत माता को प्रायोरिटी दी। ये बताता है कि संघ के लिए भारत के मायने क्या हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा राष्ट्र को समर्पित है, उसे खलनायक बना दिया गया। वो सेकुलर हो गए जिनके अंदर ही कम्युनिज्म का या कम्युनल होने का जिनके अंदर घुट्टी घुट्टी में है। और जिस पंथ में, यदि मंदिर में, मुझे लगता है धरती पर कोई ऐसा पंथ नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जहां विश्व का कल्याण हो, गौ माता से लेके पक्षियों का, प्राणियों का कल्याणों की बात की जाती हो, उसे कम्युनल बता दिया गया। आप यदि हिंदू हैं तो आपको, मुझे याद है कि कई संगठन होता है, अरे मेरा नाम मनीष ठाकुर है लेकिन वैसे हूं मैं सेकुलर। मतलब आपको नाम में, लेकिन किसी अब्दुल को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा भ्रम फैलाया गया। आपको लगता है कि यहां से कुछ टूटता हुआ नजर आएगा? मनीष जी, आज प्रधानमंत्री बोले, अद्भुत बोले, अद्भुत वक्ता वो हैं ही। और आज तो एक तरह से उनकी जो मातृ संस्था है, जहाँ पे एक तरह से उनका जन्म हुआ है, राजनीतिक जन्म हुआ है, उसका 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी 100वीं वर्षगांठ है, और उन्हीं के हाथ से सिक्का जारी हो रहा है, तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्षण था ही। और उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, भाषण तो दर्शकों को सुना होगा लोगों ने। मगर आज उन्होंने संघ को जो परिभाषित किया है, और वो 4 लाइनें हैं, मुझको उससे बेहतर कुछ लगा ही नहीं। कि जो उन्होंने बताया कि संघ संघ माने क्या, यानी संघ क्यों है आज, और उसकी जो उन्होंने परिभाषा दी वो अद्भुत दी है। मैं वो 4 लाइनें मैंने नोट करके रखी हैं। कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ही पावन अवसर पर ऐसे ही पावन अवसर पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, और यह कोई संयोग नहीं है। यहाँ से उस संघ के जन्म को परिभाषित कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हजारों वर्ष से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा का पुनरुद्धार है। ये हजारों वर्ष से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा का पुनरुद्धार है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना प्रत्येक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए रूपों में प्रकट होती है। ये जो अंश है, ये कालजयी अंश है, और ये एक तरह से पूरे जो 100 साल की यात्रा है, जो 100 साल के अंदर लोगों को जाना पहचाना, जितना मैंने समझा आरएसएस को, उसको ये 4 लाइनें अपने आप में परिभाषित कर रही हैं। ये हजारों वर्ष की जो हमारी परंपरा चली आ रही, उस परंपरा का एक पुनरुद्धार है। जो राष्ट्रीय चुनौतियां होती हैं, उनको सामना करने के लिए ऐसे संगठन पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। तो एक तरह से आप आरएसएस की अगर आप बात करें, तो इसको आप केवल एक संगठन मात्र मत मानिए। मैंने कहा ना कि कांग्रेस धज्जियां उड़ चुकी हैं, और 8 बार टूटी है कांग्रेस, 8 बार, और हल्के-फुल्के ढंग से नहीं टूटी है। कांग्रेस को एक बार तोड़ा लाला लाजपत राय ने, मैं दिग्गज नाम बता रहा हूँ। उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा जवाहरलाल नेहरू के बाप ने, जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू, वो चित्तरंजन दास के साथ। उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद तोड़ा इस राहुल गांधी की नानी ने, जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसका 1969 में तोड़ी कांग्रेस। उसके बाद तो 78 में कई बार टूटी है। कांग्रेस रेड्डी हो, कांग्रेस अर्स हो, कांग्रेस फलाना, कांग्रेस ढिकाना, कांग्रेस मुखर्जी, दुनिया भर के बने, लेकिन उनको मैं गिन नहीं रहा। तो इंदिरा गांधी के बाद इसको फिर तोड़ा उस जो बैठा है लकवा ग्रस्त मराठा महाराष्ट्र में, शरद पवार ने। तो लगातार टूटती रही, नष्ट भ्रष्ट होती रही, लेकिन ये संगठन अगर 100 वर्ष तक बिल्कुल अक्षुण्ण है, इसका बिल्कुल कहीं कोई किसी प्रकार का कोई वो खंडन नहीं हुआ या विभाजन नहीं हुआ, तो ये फिर मनीष जी कोई ईश्वरीय शक्ति तो है, कोई ईश्वरीय आशीर्वाद तो है इस संगठन के साथ। जैसे ईश्वर ने ही भेजा था, जाओ तुम्हारी ये भूमिका होगी। अन्यथा जरा गौर करिए
ये तो बहुत पढ़ाया जाता है कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने 5 लोगों को इकट्ठा कर कर ये संगठन तैयार किया था। और मैं आज देख रहा था ये जो अक्सर कांग्रेसी बौराते हैं ना कि आजादी की लड़ाई हो, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस, तो एक 1945, जरा दर्शक समझे, 1945 तक लगभग 500 शाखाएं पूरे देश में लगती थी संघ की। कितना बड़ा संगठन था, कैसा था, आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए। आज करोड़ों लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ से अपना उनका वास्ता है। तो 500 लोगों का संगठन शाखा लगती थी। 100 आदमी की भी मान लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 50-60 हजार। तो पूरे देश के अंदर 50-60 हजार लोग जो करते थे, और उसको बताते हैं कि अंग्रेजों के साथ थे और फलाना ढिमाका, दुनिया भर बातें करते हैं। तो ऐसा संगठन जो आज से 45 साल पहले अगर आप मान लीजिए तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले जो एक बहुत सीमित क्षमताएं थी उसकी, आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, प्रभावी संगठन है। तो ये ईश्वरीय कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं मेरा सकता। अपना ही मानना है। बाकी आप उनके अगर हम सेवा कार्य गिनाने लगे तो पुस्तकें लिखी गई हैं उसके ऊपर। अभी कोरोना काल में ही इतना बड़ा काम किया है, वो अद्भुत है। तो संघ की जो आलोचना करने आते हैं, तुम उसकी आलोचना करो, तुम आगे उसके काम बताओ कौन से खराब है। ये सिर्फ गाली देने के लिए आते हैं, तो गाली देने से कोई भला नहीं होगा। गाली देने से संघ का रास्ता नहीं रुकेगा, ये अच्छे समझ लें। बिल्कुल, और इसीलिए कि जितनी गालियाँ दी गई संघ को, जितना रास्ता रोका गया, एक नैरेटिव बनाया गया कि आज़ादी में इसकी कोई भूमिका नहीं है। आज वहीं से प्रधानमंत्री ने शुरू और किया कि जब और विभाजन नहीं, हुआ तब संघ की क्या भूमिका थी। 62 के युद्ध और एक में, 65 के युद्ध में, इन तमाम युद्ध में आज देखिए, आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें कितनी भूमिका रही है। इसीलिए आज जब जिस सत्ता और सिस्टम ने इसे घृणा का पात्र बनाया, नफ़रत का पात्र बनाया, आज भारत का सबसे प्रभावशाली संस्था बना हुआ है, सामाजिक मान्यताओं की वजह से। जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं जो बताऊं जरा दर्शकों को कि ये जो कहते हैं संघ को जो गाली बकते हैं, कभी सावरकर के बहाने बकते हैं, कभी नाथूराम गोडसे को लेके बकने लगते हैं। मैं इनको जरा याद दिलाना चाहता हूँ, ये कितने दोगले और दोहरे चरित्र के हैं, जरा इसको समझिए। कि नाथूराम गोडसे का कोई लेना देना नहीं था आरएसएस से, लेकिन फिर भी नाथूराम गोडसे के बहाने पूरी आरएसएस को आज भी गाली देते हैं, या उसी तरह सावरकर को लेके आज भी गाली बकते हैं। लेकिन ये उस सोनिया गांधी की पूजा करते हैं, जरा गौर करिए, इनका दोगला चरित्र बता रहा हूँ। ये उस सोनिया गांधी की पूजा करते हैं जिसका बाप, कोई रिश्तेदार नहीं, चाचा ताऊ मामा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका बाप स्टीफन माइनो, वो हिटलर का शूटर था। हिटलर की फौज जाके हत्याएं करता था, वो लोगों का कत्ल करता था हिटलर, और मुसोलिनी के नाम पर मुसोलिनी उसको पैसा देता था और वो कत्लेआम करता था इटली में घूम घूम के। और इसीलिए उसको रूस ने पकड़ के अपने यहाँ रूस की जेल में बंद रखा था, स्टीफन माइनो को, जो युद्धबंदी जिसको कहते हैं। तो वो जो कत्ल करता था, हिटलर के लिए कत्ल करता था, जो एक तरह से जिसको मानव का सबसे क्रूर हत्यारा कहा जाता है, उस हिटलर के लिए कत्ल करता था। और उसको भी एक तरह से सबलेट किया जाता है कि उसको हायर किया था मुसोलिनी ने, जो मुसोलिनी हिटलर के साथ था। और उस स्टीफन माइनो की लड़की, उसको देवी की तरह उसका पैर धो धो के पीते हैं, यहाँ पे उसका देवी की तरह पैर धो धो पीते हैं। और जिस आरएसएस का कोई सानी नहीं है, उसको ये गाली देते हैं। तो सोच लीजिए कितने दोगले दोहरे चरित्र के हैं। सबसे प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है, जब सिक्के का अनावरण के समय उन्होंने जब राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है संघ के साजिश से नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का। अन्य गुरुजी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरुजी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा
और शायद इतिहास में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। यही परम पूज्य गुरु जी का ऋषि तुल्य व्यक्तित्व था। यही संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन के मार्गदर्शक बनी। इसी ने समाज के प्रति एकात्मता और आत्मीयता के संस्कारों को सशक्त किया। और इसलिए चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना है। जो अच्छा है वो भी हमारा है, जो कम अच्छा है वो भी हमारा है। साथियों, और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी। ये बार ऐसा लगता है कि शायद मोदी में भी ये जो सहने की क्षमता थी, इतना प्रहार, इतना झूठ जो इनके खिलाफ फैलाया गया, संभवतः शायद संघ की ही सीख थी, जिससे ये लड़ते चले गए। और आज हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मोदी के द्रोही जो हैं, उन्होंने ही मोदी को इतनी ताकतवर बना दिया। मैसेजिंग वो वही दे रहे थे कि इस संघ को कितना सताया गया, गुरु गोलवलकर के खिलाफ कितने अत्याचार हुए, और आज उनके स्वयंसेवक देश की सत्ता को संभाले हुए। पूरा देश संभाले ने, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पूरा देश संभालने का दक्षिण का हिस्सा छोड़ दीजिए। अगर पूरे देश की कमान आज की तारीख में संघ के हाथ में है। लेकिन मनीष जी, ये मेन संघ के कार्य की बात हो रही है, संघ की सफलताओं की बात हो रही है। ये बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, और ये सब लोग करेंगे भी। ये जो विरोधी हैं, ये जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, कैसा झूठ फैलाया गया, कैसे दुष्प्रचार किया गया, इसका एक उदाहरण जरा देखिए। ये जब एक कांग्रेसी गाली देते हैं तो अपने बाप दादों को गाली देते हैं, जब संघ को गाली देते हैं तो अपने बाप दादों को गाली देते हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और बाद में उनको भारत रत्न का भी मिला है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू को बनाया था। वो और वो बीएचयू के 2 बार कुलपति भी रहे, सन संभवतः 21 में नहीं 2 बार वो तो आजीवन रहे, सन 30 तक रहे। वो 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एक बार सन 2021 में, और उसके बाद वो 1921 और 1932 में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। और उन्होंने बीएचयू की जब स्थापना की थी, बीएचयू के अंदर पहली शाखा आरएसएस की किसने लगवाई थी? मदन मोहन मालवीय ने संघ की शाखा शुरू की थी, और उन्होंने कहा था ये देश के लिए बहुत जरूरी है। ये आज से 32 साल, मतलब 1932, अगर आप गौर करिए तो आज से 93 साल पहले, 93 साल पहले। तो ये जो कहते हैं ना कि आरएसएस को जो गाली देते हैं, ये मदन मोहन मालवीय को गाली देते हैं। जिस गांधी को पूजते हैं, उस गांधी ने खुद इनके संघ के कैंप में गया, और उसने क्या लिखा है संघ के विषय में, वो इन कांग्रेसियों के मुंह पे कालिक पोतता है। तो ये असल में सच नहीं बोलते, ये पूरा झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हैं, और इनको लगता है कि जिस झूठ को लेके चल रहे हैं, वो झूठ इनका बिकेगा, लोग इस पर विश्वास करेंगे। लेकिन 78 सालों से लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया।
और आगे आने वाले समय में इनको उठा के इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसीलिए समझिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक व्यूअर्स ने भी लिखी है कि कुंभ के दौरान भी 5,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ, सिर्फ आंखों का ऑपरेशन। ये यदुवंशी जी हैं जो रेगुलर व्यूअर हैं अपने, और कह रहे हैं कि मैं भी वहां था, इसका आरएसएस की देश को ये देन है। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मुझे लगता है कि मैसेजिंग वहीं से था कि क्या कुछ होने वाला है। अभी वर्षगांठ तो संघ का कल है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने सब कुछ संदेश दे दिया था। उसे याद कीजिए, लेकिन इस बात की जानकारी लोगों को नहीं थी कि आज ये सब कुछ होगा, सिक्कों में संघ उकेरा जाएगा, और इस तरह से ये भी प्रतीक होगा कि हाँ, भारत माता की गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। हम समृद्धि की ओर ये संघ की उपलब्धि है, और संघ ने क्या किया है, क्या कमाया है 100 साल के अंदर। कायदे से जब 100वां साल उसका था, उस समय देश की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री लाल संघ के बारे में बात कर रहा था। ये 100 साल में जो 5 आदमियों के साथ संगठन शुरू हुआ था, उसकी ये उपलब्धि है आज की तारीख में। ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है मनीष, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। लेकिन अब ये संघ के वजह ना, संघ तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली कहावत हो जाएगी। संघ का वो 63 वाला भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया, किस तरह से नेहरू ने बुलाया था 26 जनवरी की परेड में। बेशर्म कांग्रेसी आज भी उसको नकारते हैं। मैं एक बार पहले बता चुका हूँ कि संभवतः 71 में संघ ने इंदिरा गांधी के वजन के बराबर सोने से तौला था, इंदिरा गांधी को दान किया था, जो उन्होंने अपने स्वयंसेवकों से और आम नागरिकों से लिया था। तो अद्भुत कथाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। लेकिन ये अंतर क्यों है आज की तारीख में संघ और संघ को गाली देने? और जरा मनीष जी नीचे वाला ट्वीट आ जाइए। अब इनकी कहानी शुरू करता हूँ कि ये जो है, ये अंतर क्यों है कि ये संघ को जो गाली बकते हैं वो लोग कौन है और संघ क्या है, ये भी जरा समझिए। कि ये संघ के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर हेडगेवार हैं, और जो गाली देने वाले हैं उनका संस्थापक कौन था, जरा उसकी भी फोटो देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ये डीएनए का अंतर है। कभी इस बात की चर्चा नहीं करते अपने संस्थापक पे, कभी ये चर्चा ही नहीं कर। कायदे से जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें कांग्रेस को अपने संस्थापक की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो इसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये अंतर है कि एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार और दूसरी तरफ भारत के किसानों को इटावा कोतवाली में जिंदा जलाने वाला एओह्यूम राक्षस। ये दोनों का अंतर है, और यही साफ नजर आता है इनके गाली बकने में। एक तरफ हेडगेवार है डॉक्टर साहब, और दूसरी तरफ ये एओह्यूम। ये कौन था? इसने इटावा कोतवाली के अंदर किसानों को जिंदा जला दिया था। ये कांग्रेस का संस्थापक था। इटावा कोतवाली में जिंदा जलाने वाला एओह्यूम आरएसएस और कांग्रेस के संस्थापकों के परिचय में
देव और दानव शरीर का यह अंतर आज भी दोनों के संगठनों में दिखता है। एक देव एक दानव, तो देव और दानव जैसे गैंग तो जैसा था दानव, वैसे दानव उसका गैंग भी है। आज एक पूरा गैंग इस तरह का है। ये फर्क है कि दोनों संगठनों के अंतर का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज जो संघ का एक प्रचारक है, वो जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है और सिक्का जारी करता है, तो उस सिक्के पर भारत माता की फोटो छापता है। ये सोच है संघ की। और ये जो दानव आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम ह्यूम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इस आदमी को मैं कहीं बता चुका हूँ, आज फिर याद दिला दूं। ये वो आदमी है जिसने जब कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसने कहा था कि ये कांग्रेसियों, तुम उस रानी का चीयर करो जिसके तुम जूते के फीते खोलने लायक नहीं हो। बेशर्म कांग्रेसी ताली बजा के 3 चीयर करने लगे थे। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का एक साथ हो ही नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, क्योंकि संघ ने उनको अप्रासंगिक कर दिया, बाहर कर दिया एक तरह से सत्ता से, तो वो गाली बकते घूमते हैं। ये इनका सच। मुझे लगता है कि इससे बेहतर समझने के लिए काफी नहीं है कि क्यों कांग्रेस सनातन द्रोही और भारत द्रोही है, और है क्यों संघ जो है वो एक राष्ट्रवादी संस्था, एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक संस्था है, और क्यों भाजपा जो है, इसीलिए भाजपा, और इसमें फर्क होता है क्योंकि मातृ संगठन तो भाजपा का संघ ही है। तो मुझे लगता है हाँ, कि इससे बारीक जो आज आपने इशारा किया, इससे बारीक समझने के लिए नहीं फर्क है कि कई बार हम विचलित हो जाते हैं कि आजादी दिलाने वाली पार्टी कहती है खुद को, ये हिंदुत्व विरोधी कैसे हो सकती है, भारत में रह करके हिंदुत्व विरोधी कैसे है, भारत में रह करके भारत विरोधी कैसे है। तब लगता है राहुल गांधी और इन तमाम को संस्कार तो इसी एओ ह्यूम के से मिले हुए हैं। कहते हैं ना, घुट्टी में तो यही है, यही मूल वजह बस है कांग्रेस के भारत द्रोही और सनातन द्रोही होने की। उसका बस आका एओ ह्यूम है। जो मतलब वो हिंदुस्तानियों को बना रहा था संगठन, और खुद हिंदुस्तानियों को इस लायक नहीं समझ रहा था कि महारानी विक्टोरिया के जूते के फीते खोल सके। इस लायक नहीं समझ रहा। तो समझ लीजिए ये कि किस गिरी हुई किसी नीच मानसिकता से ये एक पार्टी बनी थी। वही वही नीच मानसिकता का प्रदर्शन वो अब भी करते रहते हैं, गाली बका करते हैं। जो उनको कुछ देश के लिए भला करता दिखता है, ये उस आदमी को गाली देने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो का अंश भी लोगों को कई जगह पे मारने के लिए काम आएगा, उन पे ठोकने के लिए, कि फर्क क्या है बीजेपी और आरएस कांग्रेस के विचारों में। यही हाँ, बेसिक जो है ना, कहने की बारीक लाइन है, जिससे और आप समझ सकते हैं कि दोनों में फर्क क्यों है और क्यों कांग्रेस जो है वो अब राष्ट्रद्रोही दिखाई देती है। आज तो जेएनयू की भी तस्वीर शानदार दिखी। यदि आप आरएसएस की बात करें कि 100वें वर्ष में जिस जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते थे, जिस जेएनयू में हमेशा भारत और भारतीय संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र होता रहा, उस जेएनयू में हाफ पैंट में स्वयंसेवक, और ये पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं। आज बाकायदा उसकी परेड हुई है। मुझे लगता है कल तो इसका और दिव्य स्वरूप होगा। ये पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें जेएनयू से रेगुलर आ रही हैं। जेएनयू में स्वयंसेवक जो हैं रोज शाखा लगा रहे हैं, ये तस्वीर, लेकिन आज थोड़ी दिव्य तस्वीर इस रूप में आई है। मुझे लग रहा है ये फाइनल परेड था शायद। कुछ दिनों से वो शाखा लगा रहे थे और लोग दिखाई दे रहे थे। ये जेएनयू है व्यूअर्स, देखिए ये जेएनयू है। ये फर्क देखिए आप, ये कल्पना से परे है, ये नया जेएनजी है सर। ये देखिए, इन ये गलियों आपने में सही से। भारत के खिलाफ गालियां लगती थी, क्योंकि इन गलियों में घूमा हुआ हूं। ये देखिए फूल बरसाया जा रहा है सुबह सुबह। ये बच्चे भी जो फूल वाले हैं वो लोग भी जेएनयू की स्टूडेंट हैं, और ये स्वयंसेवक ये जेएनयू के छात्र हैं। अद्भुत तस्वीर है। ये कल्पना से परे है कि संघ की शाखा वहां हो और संघ की प्रभात फेरी वहां लगे। ये वीडियो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक कोई सामान्य यूनिवर्सिटी का बनी सी वीडियो नहीं है। ये जेएनयू का वीडियो है, जो भारत विरोध का सबसे प्रमुख अड्डा हुआ करता था, और उस जेएनजी का अड्डा हुआ करता था, जिस जेएनजी के जरिए देश जलाने की
कोशिश कर रहा है और वहाँ पे अभी आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर भी संघ की पहुँच हो चुकी है और अभी मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन रिजल्ट आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि वो जो एबीवीपी जो सफाया कर रही है कांग्रेस के गुंडों का, कांग्रेस की एनएसयूआई का, वो एबीवीपी आरएसएस की संगठन है। वो भाजपा से उसका कोई मतलब नहीं, बाद में उनके नेता चले जाते हैं आरएसएस, भाजपा उनको एडजस्ट करती है, लेकिन अगर आप आधिकारिक तौर पर बात करिए तो एबीवीपी आरएसएस का संगठन है और वो आज की तारीख में सफाया कर रही है एक तरह से कांग्रेस का इन कॉलेजों से। और उस दिन तेलंगाना का जो रिजल्ट आया था उसमें तो पता चला कि कांग्रेस को नोटा से कम वोट मिले, तो समझ लीजिए क्या स्थिति हो गई है। तो ये जो जेएनयू का आज दृश्य है, ये अभूतपूर्व, जो मनीष जी ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था आज से 10-12 साल पहले। 12 साल पहले तो ये लोग कहीं पढ़ते थे, यहाँ पे थे, सरकार की खैरात पे पढ़ते थे, लाखों रुपया इनके ऊपर फूंका जाता था और ये नारा क्या लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सोच लीजिए, इतने हरामखोर और एहसान फरामोश लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाता था और वो भारत तोड़ने के सपने देखा करते थे और भारत इस तरह की बातें करते थे कि सेना के खिलाफ बात बोले, सरकार के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, हर तरह का जहर जो भारत के खिलाफ जहर उगल सकते थे वो उगलते थे। अब उनके दांत तोड़ने के लिए सपेरे भी बैठे जो जहरीले दांत, सांपों के दांत उखाड़ेंगे। तो आज वो जो है आपने देखा है दृश्य, तो ये आज 100 साल में एक बड़ी उपलब्धि मैं ये भी मानता हूँ आरएसएस की, आपने जेएनयू के अंदर अपनी पैठ बनाई है, अपनी घुसपैठ की है। ये फर्क है इस देश के अंदर। और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जेनजी की बात करी और उस हाँ, दिन में ये हमने सबसे कहा खास। था कि जेनजी की जो बात करी कि राहुल गांधी चाह रहे थे कि जेनजी सड़क पे आ जाए और आपने उसकी व्याख्या जेन जिहादी से कर दी। आज कुछ कोई लिख रहे थे, बहुत बारीक लाइन एक लिखा कि आपने देखा कि कहीं कर्नाटक में आई लव मोहम्मद का बैनर, आपने देखा तेलंगाना में आई लव मोहम्मद का बैनर, आपने बंगाल या कश्मीर में देखा आई लव मोहम्मद का बैनर। ये आई लव मोहम्मद का बैनर यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही क्यों दिखा, भाजपा शासित राज्यों में क्यों दिखा? तब समझ में आएगा आपको। मैंने एक दिन में इसका विश्लेषण अलग से किया है कि क्यों, कैसे वो मौलाना पूरी बरेली में तैयारी किए हुए था, मस्जिदों में, हर मस्जिद में 100, 150 से लेके 500 तक के जिहादी शहर के बाहर से लाए गए थे। पूरे बरेली से कुर्ला तक जलाने की साजिश थी। तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा था जेनजी की बात, वो फेल हो गया। नहीं आप नहीं मनीष कल्पना जी, कीजिए। ये जेनजी के नाम पर ये जो बरेली में भेजे गए थे, कांग्रेस के पाले हुए गुंडे थे। मैं वही आपने याद दिला दी, मैं भूल गया था, अभी मैं ट्वीट कर दे रहा हूँ, फोटो जरा देख लीजिए कि ये कांग्रेस के पाले हुए गुंडे थे जो मेन लोग वहां पकड़े गए हैं, जिनको पकड़ लिया है पुलिस ने, बाकी अब उन पर लठ बज रहा है। ये सब एक तरह आपको पिंकी के साथ उसकी फोटो भी मिल जाएगी, किस तरह से प्रियंका गांधी के साथ कैसे अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस, ये कैसे कर्नाटक में कैसे कर देते, तेलंगाना में कैसे कर देते, झारखंड में कैसे कर देते, इसलिए वहां पे कोई आई लव मोहम्मद वाला नहीं निकला। ये सब के सब उत्तर प्रदेश में निकले। और ये तो उस दिन मनीष जी लोगों ने बड़ा हल्के में लिया, बहुत ज्यादा चला नहीं वो वीडियो। मैं फिर बता रहा हूँ कि उस दिन जो बताया था ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे 70 हजार करोड़ रुपए 3 साल में आए हैं भारत के अंदर, 3 साल में। आधे मान लीजिएगा, आधे सही आए तो बाकी आधे 35 हजार करोड़ कौन खर्चा कर रहा है, किस काम में खर्चा कर रहा है? वो एनजीओ का नकाब पहन के कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है, उसका नतीजा है ये सब। बिल्कुल। और इसीलिए ये पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि संघ जो है उसने दामन थामा हुआ है, देश को हाँ उसने पकड़ लिया हुआ है। और यही वजह है कि इन जिहादियों का कुछ नहीं चला, इन जिहादियों की तबाही हो मन, गई। मनीष जी फोटो दिखा तो दीजिए, पड़ गई बरेली वाली, कि आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल ही कांग्रेस का था, हिंदू मुसलमान का खून बहाना और बरेली को आग आग में झोंक देना। इसकी पूरी तैयारी किस तरह से कांग्रेस ने की थी, इसको फोटो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ये अब ये धीरे धीरे खुल रहा है खेल इनका। भगवान इनके पाप की गठरी फाड़ रहे हैं। जरा देखिए, ये दंगाइयों के साथ ये फोटो खिंचा रही थी कौन, सबसे देखिए, ऊपर आ गया ये वो। डॉक्टर नफीस है और तौकीर हाँ रजा है। इन दोनों ने ये पूरी तैयारी बरेली, इसीलिए सुपारी, आप पूरे डॉट्स को यदि आप जोड़िए तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि खेल क्या था। राहुल गांधी वो के जैन जिहादी की बात करना, तौकीर रजा का उन्माद फैलाना नवरात्र में, ये संयोग नहीं प्रयोग था।
नहीं, ये तौकीर रजा है और मनीष जी उसको प्रियंका गांधी उधर जो खड़ा वो नदीम है जिसने पूरे गुंडों को नफीस, बुलाया था इकबाल नफीस। ये नहीं नहीं मेरे ख्याल नफीस, से जीजा, ये इसका जीजा है शायद ये। हाँ नफीस तो मनीष जी इसका नाम लिखा उधर जो बीच में खड़ा है वो नदीम है और इसने जो है इकबाल और इदरीस करके दो गुंडे बुलाए थे। वो अपने साथ 200 आदमी लेकर आए थे बरेली में। उनको वो 25-25 20-20 मुकदमे हैं सबके ऊपर। वो हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। तो ये पूरा कनेक्शन कहाँ जुड़ता है जाकर ये आप खुद देख के समझ सकते हैं। ये पूरा बैठी ये वहां पे मॉनिटर कर रही थी कि एक अगर तौकीर रजा की अकेले फोटो होती तो बात समझ में आती। पूरा गैंग जो दंगाई गैंग जो बरेली को जलाने के लिए उतर रहा था वो सब मिलकर ग्रुप फोटो खिंचा रहा था इसके साथ। तो ये है कनेक्शन कांग्रेस का कि बरेली या उत्तर प्रदेश को कैसे सांप्रदायिक आग में झोंकना है ये इनका काम है। इसीलिए इस फर्क को समझिए। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, और हम लोग लगातार कह रहे थे राहुल गांधी ने जो जेन जी कहा था तो उसी समय से कि जेन जिहादी है। और सचमुच ये आरएसएस का जो 100 साल पूरा होना है, यही वजह है कि आरएसएस ने संभाल रखा है इस देश को। इसीलिए जिहादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसी के और प्रतीक के रूप में योगी आदित्यनाथ है। और इसी के नीचे आ जाइए एक एयर होस्टेस जो बाद में कम्युनिस्ट हो गई। और वो कैसी वो एक प्रतीक है एक प्रतिनिधि है जो आरएसएस के खिलाफ आग लगी है इस समय पूरे इंडी गैंग को। उसका जरा एक चेहरा एक नमूना ये भी देख लीजिए बहुत कि कुछ इनको बोले आग कैसे लगी है प्रधानमंत्री आरएसएस जी, के जो खिलाफ। आज आरएसएस के मंच पर बहुत कुछ पता नहीं इसका प्रेम क्यों बोले, नहीं आ रहा। बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बातें उन्होंने कही जो सच्चाई के साथ दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारत देश के हैं जिनका एक संविधान, और आज जो उन्होंने इश्यू किया और एक कॉइन इश्यू किया, ये प्रचारक का काम किया उन्होंने। वृंदा करात, ये वृंदा करात है, प्रणय जेम्स राय की साली भी है। कि पूरा गैंग क्या खेल खेलते थे, आपको इससे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इन सब का एजेंडा क्या था। ये सब किस लिहाज से किस उद्देश्य से करते थे। आज ये षड्यंत्र बता रहे हैं इस देश के खिलाफ इसे। ये कैसी आग लगी है इन लोगों को ये समझिए। ये महिला ये एयर होस्टेस थी। बाकी इसका रंग ढंग इसका बोलने का ढंग कि कहीं लिपस्टिक कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब ना हो जाए इसके होठों की तो कैसे कार चबा चबा के बोलती है। इसको कभी गौर करिएगा। ये अपने होठों पे इसके हमेशा लिपस्टिक होती है। बड़ी सी अठन्नी बराबर ये बिंदी लगाती है और बोलती ऐसे कि कहीं इसके होठों की लिपस्टिक ना डिस्टर्ब हो जाए। और ये कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी लीडरों में से एक है। तो सोच लीजिए कैसे मूर्ख कैसे दूर दूर इसके साथ लगे हुए हैं। जो कम्युनिस्ट कहते हैं कई कम्युनिस्ट अपना नेता मानते हैं कम्युनिज्म का भाषण देते हैं लोगों को। वो बोले इस औरत को अपना नेता बनाए हैं। ये है वृंदा करात। और ये किस तरह से ये लोग नैरेटिव चलाते हैं। सबका नैरेटिव आज मुझे लग रहा है इनके नैरेटिव जब ये जेएनयू में परेड करते हुए संघ के बच्चों को देखा होगा, संघ के स्वयंसेवकों को देखा होगा, चूंकि अब वो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, वो कन्हैया कुमार इन सब की तरफ वो बुड्ढों का गैंग नहीं है। तब आपको समझ में आएगा इस फर्क को। मुझे लग रहा है शायद आपके वाल पे आमतौर पे कई बार वीडियो में देखता हूं कि वो ब्लैक हो जाता है। ये मुझे लगता है यदि यहाँ दिख जाए तो वृंदा करात को बहुत कुछ ये जो बोले, अठन्नी वाली बिंदी की बात आप कर रहे हैं, बहुत कुछ जरा देखिए। आरएसएस के मंच पर बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बातें उन्होंने कही जो हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारत देश के हैं जिनका एक संविधान है। आज जो उनका भाषण था आंखों में और आज जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने एक स्टैम्प इश्यू किया और एक किया उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं। वो आरएसएस प्रचारक के रूप में सब जानते हैं वो आरएसएस प्रचारक रहे हैं। आज उन्होंने आरएसएस मंच से ये बिल्कुल साबित कर लिया है कि वो पहले प्रचारक हैं और उसके बाद हमारे देश के संविधान के तहत
चोट कहाँ लगी है, अच्छा लगा मुझे। चेहरा यदि नहीं देखते तो मजा नहीं आता। कई बार होता है ना कि आवाज से पता नहीं चलता, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। इसीलिए मुझे लगा कि मातम वीडियो दिखाना जरूरी है। मातम कर रहे थे और कितना गम में पागल हो गए, कितने दुख में पागल हो गए। और खासकर वो जो सिक्का जारी किया जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया, इस वृंदा करात को ये कह क्या रही है कि वो आरएसएस के प्रचारक है। उसके मतलब इसको आरएसएस का प्रचारक होना या आरएसएस से जुड़ा होना बड़ा आपत्तिजनक लग रहा है। और जरा आपत्तिजनक है। इनकी प्राथमिकता सुनिए कि जो आरएसएस इस देश के अंदर 30-40 हजार स्कूल चलाता है, उसका व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो इनके आग लगती है। ये इनकी प्राथमिकताएं समझिए कितनी नीच गलीज घटिया हैं। 30-40 हजार स्कूल चलाने वाली एक संस्था अगर उनका कोई सदस्य प्रधानमंत्री बना तो इनको परेशानी है। सैकड़ों अस्पताल चलाने वाला व्यक्ति, वो संगठन अगर उससे निकला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इनको आग लगती है। लेकिन इस देश के अंदर 16,000 हत्याएं करने वाले हत्यारे नक्सलियों का जो भोंपू बन के आता है बेशरम डी राजा, वो इनकी पार्टी का नेता बन जाता है। वो इनकी पार्टी का नेता हो सकता है, उससे इनको कोई परहेज नहीं है। और डी राजा हो, ये तो सीपीआईएम है, वो सीपीआई है, लेकिन एक ही केचुल के हैं दोनों सांप। तो जो 16,000 हत्यारों का आगे सीधे करता है, वो इनका बड़ा पसंदीदा है, उससे इनको कोई आपत्ति नहीं है। और दर्शकों को कहूंगा इस पूरा इनका इतिहास उठा के देखिए। ये सीपीआईएम अपने आप को कहते हैं। सीपीआईएम वो है जिसने चीन के साथ जब लड़ाई हुई थी तो चीन के लिए भारत में चंदा बटोर रहे थे कि चीन की सेना की मदद करनी है। तो ये गद्दार जो हैं, ये गद्दार ज्ञान दे रहे हैं आज की तारीख में कि आरएसएस का आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है तो क्या आपत्तिजनक। जरा इन गद्दारों की क्या कहूँ बेखौफ देखिए कितने हो गए, कितने बेलगाम हो गए हैं कि चीन की गद्दारी अपने गले में टांगे हैं और उन 16,000 हत्यारों की वकालत आज भी कर रहे हैं। और ये वृंदा करात नहीं, ये पूरा जो कम्युनिस्ट गैंग है, अब इसका भी एक इतिहास बताता हूँ। ये पूरा कम्युनिस्ट गैंग, इनके मुंह से आज तक आपने उन नक्सली हत्यारों के बारे में नहीं सुना होगा जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, जिन्होंने इस देश के अंदर 16,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसमें से 4,000 हमारे जवान। लेकिन आज तक ना तो ये वृंदा करात, ना इसका खसम जो प्रकाश करात है वो इसका मेन था। वैसे तो कई होंगे भगवान जाने, लेकिन फिलहाल उसको वो जो है हम लोग जानते हैं ये उसकी बीवी है। तो ये जो है ना इसका आदमी, ना इसकी पार्टी का कोई नेता आज तक किसी ने एक नक्सली की इन्होंने निंदा नहीं की। इनमें से किसी ने आज तक एक भी पाकिस्तानी आतंकवादी की निंदा नहीं की। इनमें से किसी ने आज तक चीन या पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ये है इनका इतिहास। ये जरा ढूंढ लें, पिछले 60 साल में कभी नहीं बोले, न तो कभी चीन के खिलाफ बोले, न कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोले। लेकिन ये आके ज्ञान क्या दे रहे हैं कि आरएसएस वाला अगर बन गया है तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सोच लीजिए क्या बोलूं इनके लिए। महिला है, इतने दोगले, इसीलिए समझे कि कहां से कैसे सब बर्बाद हो गए धीरे धीरे सबके सब। और इनकी पीड़ा ये बता रही है कि इनकी कैसी तबाही हुई है। ये सब जब इस तरह का ज्ञान देते हैं, इस तरह का दोगला ज्ञान करते हैं ना, तो जैसे ही इनका चेहरा देखो तो इनकी माँ बहनें स्मरण होने लगती हैं लोगों को, हर आदमी को, कि वो उनको याद करने लगता है, वो बोल नहीं पाता वो।